मिला बच्चे को इलाज। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं पूरब पश्चिम। भारत की जितनी सीमाएं हैं वो आज खतरा बनी हुई हैं। कश्मीर में पाकिस्तान, चीन तो पहले से खतरा पैदा कर ही रहे थे। अब उत्तराखंड, यूपी और बिहार की सीमाओं पर नेपाल और चीन का खतरा पैदा हो गया है। गलवान घाटी में चीन की हिंसा के बाद चीन ने फिर भारत को गीदड़ भभकी दी है। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने भारत को गीदड़ भभकी दी है और उस गीदड़ भभकी का सार यह है कि चीन ने मान लिया है कि वो भारत का अकेले कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए पाकिस्तान और नेपाल के कंधे पर बंदूक रखकर भारत को डराने की कोशिश की गई है। गीदड़ भभकी यह है कि अगर सीमा पर तनाव बढ़ा तो भारत को चीन के अलावा पाकिस्तान और नेपाल की सेनाओं का दबाव भी झेलना पड़ेगा। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने यह बताना चाहा है कि पाकिस्तान और नेपाल उसके साथ हैं। चीन को यह समझ नहीं आ रहा है कि भारत अब कमजोर नहीं है। कल पीएम मोदी ने भी साफ साफ कह दिया कि हर हाल में यथोचित जवाब दिया जाएगा। और चीन की गीदड़ भभकी क्या है ग्लोबल टाइम्स के जरिए, वो अब हम आपको दिखा रहे हैं। अगर भारत सीमा पर तनाव बढ़ाता है तो उसे 3 मोर्चों पर सैन्य दबाव का सामना करना पड़ेगा। उसकी सेनाओं के पास इतनी ताकत नहीं कि वो इस दबाव को झेल पाए। भारत की करारी शिकस्त हो सकती है। भारत को यह तय करना चाहिए कि भविष्य में गलवान घाटी जैसी घटनाएं फिर न हो। चीन को कमजोर समझना भारत के लिए भारी पड़ सकता है। भारत सरकार को गलवान घाटी मामले की जांच करानी चाहिए और जिम्मेदार लोगों को सख्त सजा देनी चाहिए। यह ग्लोबल टाइम्स का कहना है, जो कि चीन का मुखपत्र है। जब से नेपाल ने बिहार के सीतामढ़ी में कत्लेआम मचाया है, तब से नेपाल से सटी हर सीमा पर चौकसी बढ़ी है। यूपी और उत्तराखंड में चौकसी दिख भी रही है। आखिर नेपाल की सीमा पर चुनौती है क्या, क्यों हो रही है हलचल, ये समझने, जानने और हालात को करीब से दिखाने के लिए एबीपी गंगा के 2 संवाददाता पहुंच गए हैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा पर। हमारे सहयोगी अजीत राठी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास सीधा रुख करेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। अजीत, हम देख पा रहे हैं आपने भी फौज की वर्दी पहनी है और गार्डेड दिखाई दे रहे हैं आप, और आपको देख के एहसास हो रहा है कि इस वक्त वहाँ का वातावरण क्या है, वहाँ पर लोगों की भावनाएं क्या हैं। क्या महसूस किया आपने इन कुछ घंटों में पिछले? राजेंद्र, देखिए, मैंने आज सुबह से काफ़ी कोशिश की कि मैं नीलोंग घाटी और भैरव घाटी तक पहुंच जाऊं, क्योंकि चाइना के इस विश्वासघात के बाद जितना तनाव हो गया है और मिलिट्री और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस जितने अटेंशन की स्थिति में आ गए हैं, जितने सावधान और सतर्क हो गए हैं, तो उस बीच में वहाँ किसी का मूवमेंट करना उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया है। मैंने कोशिश की ये जानने की कि सरहद पर किस तरह की बातें हैं, तो मेरा प्रयास बहुत सफल तो नहीं रहा, लेकिन वहाँ की जो इनपुट आ सकता था वो आया और सरहद पर वाकई तनाव है। और वो तनाव उस लेवल का है जो गलवान घाटी में जो कुछ हुआ है, जो हमारे 20 सैनिक मारे गए हैं, तो उस स्थिति में ऐसी सीमाएं कई जगह मिलती हैं और उन सीमाओं पर जिस तरह का तनाव अभी है, तो यहाँ पर 365 किलोमीटर की एक पूरी सरहद उत्तराखंड की मिलती है चाइना से, और कुछ सीमा नेपाल से मिलती है। चूँकि नेपाल भी आज की तारीख में चाइना की भाषा बोल रहा है, तो नेपाल को भी हम ऐसा मानकर नहीं चल सकते कि वो हमारा शुभचिंतक है, वो हमारा मित्र है। हालांकि एक ज़माने से नेपाल हमारा मित्र होता आया, हमारे मित्र देशों की श्रेणी में था। आज भी उनके जो युवक हैं वो हमारी देहरादून स्थित IMA जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है उसमें प्रशिक्षण करते हैं। वहाँ से योद्धा बनकर निकल 5 दिन पहले एक परेड हुई थी, IMA की परेड हुई थी। तो उस IMA की परेड में नेपाली मूल के कैडेट भी वहाँ पर निकले थे। तो नेपाल के हम जो मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं उनको हम दे रहे हैं, उनको हम प्रशिक्षण देकर योद्धा बना रहे हैं, और नेपाल चाइना के साथ खड़ा है।
तो ये देखिए एक विरोधाभासी चीज है। हम हर 6 महीने में उनके बड़ी संख्या में एक योद्धा तय करते हैं देहरादून की मिलिट्री एकेडमी में। अब फिर भी नेपाल की अगर ये रीति और नीति यही है और अगर उसके उसूल और उसके बदल गए हैं, उसमें परिवर्तन आ गया है, उसका अखलाक इस बात की गवाही नहीं देता कि वो भारत के साथ रहे, तो ये तो उसी पर निर्भर करता है। और बिल्कुल आपने आपको बताया कि चमोली में जिस तरह से दो बातें अजीत, दो बातें बिल्कुल जाहिर हो गई आपकी बात से। एक तो ये कि बॉर्डर पर टेंशन है और वो सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है, वो एग्जिस्ट कर रहा है, वहाँ पर वो है, मौजूद है। दूसरी चीज़ आपने बताई कि आप के पास बहुत सारे इनपुट है, लेकिन हम देखना चाहेंगे आप जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ की तस्वीरें क्या है, हमारे दर्शक भी देखना चाहेंगे अजीत, अगर मुमकिन हो। नहीं देखिए, मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहूँगा कि वो मेरे पीछे दिखाए। ये जो पुल है ये रास्ता हरसिल से होकर जाता है। ये आगे, इससे आगे अगर आप कुछ जाएंगे तो मतलब थोड़ा आपको चलना पड़ेगा, 2-3 घंटे की 4 घंटे की जर्नी होगी तो आप हरसिल पहुंच जाएंगे। हरसिल में एक आर्मी पोस्ट है, तो आर्मी वहां से आगे किसी को नहीं जाने देती। और ये एक ऐसा रास्ता है, ये यहाँ सिविलियन यहाँ आ सकते हैं। यहाँ से आगे जितने भी आप रास्ते देख रहे हैं कि वो सब ब्लॉक हैं और ITBP और आर्मी के जो बेस कैंप हैं, उनकी जो चेक पोस्ट हैं, उनके जो चेक बैरियर हैं, तो वो किसी को भी आगे नहीं जाने दे रहे हैं। पहले तो ITBP और आर्मी से बातचीत करके कोऑर्डिनेशन बना करके लोग जाते थे और फिर चले आते थे। अभी भी चमोली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर इन चेक पोस्ट से आगे जो बाराहोती की तरफ है, बाराहोती जाने के लिए चरवाहों को लाइसेंस दिए हैं, वो अपनी भेड़ें और बकरियां चराने जा सकते हैं। लेकिन अब इस समय बिल्कुल सिविलियन के लिए वो बंद कर दिया गया। इनर सर्किल जो होता है, इनर सर्किल में आप सिविलियन जहां घूम सकते हैं वहीं तक घूमने दे रहे हैं, आगे नहीं जाने दे रहे हैं। आज मैंने उत्तरकाशी के भैरव घाटी और नीलांग घाटी में जाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वहां पर वो अब चूंकि मूवमेंट जिस तरह का है, आर्मी ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो वो नहीं चाहेंगे कि किसी तरह की कोई वहां से ऐसी न्यूज निकले जो उनको उनके ऑपरेशंस को में व्यवधान डाले। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये अभी ये आप कैमरे की नज़र से हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये वही रास्ता है। जैसे ये पहाड़ क्रॉस होंगे और आप 2-3 घंटे की जर्नी करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। चूँकि मैं सुबह दोपहर वहीं था और मैंने महसूस किया कि सरहद पर जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं वो बहुत ही चिंताजनक और बहुत संवेदनशील है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे जो भारतीय रणबांकुरे हैं वो पूरी तरह से एकदम डटे हुए खड़े हैं और हिमालय की जितनी ऊंचाई है, हिमालय की तरफ बराबर ही उनका हौसला भी है, उनका उत्साह है। और वीरता और वीरता के साथ विवेक से काम लेना कोई भारतीय सेना से सीख सकता है। और हमारे रणबांकुरे वहाँ पर मौजूद हैं, सरहद की रक्षा करने में पूरी तरह से अपने आप को सक्षम मानते हैं। और हम भी मानते हैं कि हमारी भारतीय सेना जो है इतनी सक्षम है हर भारतीय का अजीत के अपने शत्रु से जमकर मुकाबला कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अजीत, ये दृढ़ विश्वास हर भारतीय का भी है और हर भारतीय फौजी का भी है। और चूंकि आप सीमा पर तनाव की बात कर रहे हैं तो सीमा पर ही मौजूद है हमारे उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे, उनके पास चलते हैं। और मुझे लगता है उनके पास भी बताने और दिखाने के लिए, उत्तर प्रदेश नेपाल बॉर्डर पर है वो भारत और नेपाल की सीमा पर मौजूद है, उनके पास भी दिखाने और बताने के लिए बहुत कुछ है। वीरेश, आपने क्या देखा? देखिए, 80 के दशक में एक फिल्म आई थी दोस्ताना, जिसका एक गाना है, मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। मैं यही दिखाना चाहता हूं, ये जो मेरे हाथों की मिट्टी है, इसका जो रंग है ये भारत की मिट्टी है। और इसका जो रंग है, जब मैं उधर जाता हूं महज 100 मीटर दूर, तो वो नेपाल की धरती है, वहां की मिट्टी है। कोई बदलाव नहीं है, कोई इसमें दुराव नहीं है, इसकी आत्मा मिलती हुई है। लेकिन इसके बीच बेवफा कैसे हमारा दोस्त हो गया, इसके लिए ड्रैगन चाइना जिम्मेदार है, क्योंकि वो एक बहुत जमाने से फिल्म बनाता रहा है और उसका जो मुख्य किरदार रहा है वो पाकिस्तान निभाता रहा है, बांग्लादेश निभाता रहा है। लेकिन एक नई फिल्म उसने बनाई है जिसमें अहम किरदार निभाने का काम जो कर रहा है वो नेपाल कर रहा है। लेकिन ये जो सरहद है, ये जो सीमा है, ये जिस तरह से दिल नहीं बटे हैं, उसी तरीके से आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि भारत और नेपाल की सीमा बटी हुई है। ये खेत, ये खलिहान, ये घर, ये दरवाजे सब एक जैसे हैं। एक कदम अगर आप यहां रखते हैं तो हिंदुस्तान में है, एक कदम आप उधर रखते हैं तो नेपाल में है। कोई भी जो नेपाल की, अगर हम पुलिस कहें, SSB की बात करें, तो इस तरह की बाधा नहीं थी। लेकिन अभी जो हालिया मैं आपको बात कहूं कि मैं जब बढ़नी और कपिलवस्तु के बॉर्डर पर हूं, जब बढ़नी से क्रॉस करके कपिलवस्तु में प्रवेश कर रहा था, तो नेपाल की पुलिस ने मुझे रोका, मुझे पूछा कि आखिर क्या, कहां जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। तमाम तरह के सवालात मुझसे किए गए। जाहिर सी बात है, मैं पहले भी इस बॉर्डर
बॉर्डर पर आया हूं, दोनों देशों को क्रॉस किया हूं, लेकिन पहले इस तरह के सवाल जवाब नहीं होते थे। इस सवाल जवाब और इस अविश्वास के पीछे ड्रैगन है, चाइना है, और ये नेपाल को समझना होगा, क्योंकि हजारों साल से हमारी जो रोटी बेटी के संबंध है, हमारे जो संबंध हैं, सांस्कृतिक हैं, आध्यात्मिक हैं, ये जो नेपाल की नक्शेबाजी है ना, वो चाइना, मेड इन चाइना है। तो मेड इन चाइना नक्शेबाजी नेपाल की बहुत दिनों तक नहीं चल सकती है, क्योंकि हजारों साल से आध्यात्मिक, धार्मिक और जो कल्चरल रिश्ते हैं उसे एक क्षण में नहीं बदला जा सकता है। देखिए, पैसे में बहुत ताकत होती है और चाइना पैसा खिला रहा है। अगर हमने जब बात की नेपाल के कुछ लोगों से कि आखिर इन रिश्तों में बदलाव की वजह क्या है, साफ कहना था लोगों का कि इसकी वजह है चाइना, और यहां पर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है और सब जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी का शासन चाइना में है। तो जब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ, के हस्तक्षेप के बाद हुआ, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो एक होकर चुनाव लड़ी। जी कम्युनिस्ट पार्टी लड़ी, वो सत्ता में है। केपी शर्मा ओली जो पूरी तरीके से चाइना के हाथों में खेल रहे हैं, ऐसा मानना है। जो बॉर्डर पे रहने वाले भारत के लोग हैं, जो नेपाल में रहने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो सत्ताधारी दल है, वो दोनों देशों के बीच में तल्खी पैदा कर रही है, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ चाइना है। और आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरे की नजर से दिखाना चाहूंगा, कहीं भी क्या कोई बदलाव आपको दिख रहा है? तो अगर आप पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाते हैं, चाइना के बॉर्डर पर जाते हैं, तो आपको बदलाव दिखता है। लगता है कि सब कुछ बदला है, धरती बदल गई है, सीमा बदल गई है। लेकिन मैं यहां पर बढ़नी बॉर्डर पर हूं, बढ़नी और कपिलवस्तु की बॉर्डर पर हूं। मुझे तो एहसास नहीं होता कि कहां ये नेपाल की सीमा शुरू होती है, कहां भारत की सीमा शुरू होती है। और ये हजारों साल से है, राजेंद्र, और इस हजारों साल की परंपरा को तोड़ने की कोशिश लगातार ड्रैगन कर रहा है। ये समझना होगा नेपाल को कि उसकी साजिश में हमें नहीं आना है, क्योंकि सदियों की परंपरा अगर टूटी तो नुकसान केवल और केवल नेपाल का होगा। हिंदुस्तान को इस बात का एहसास है कि जो मेरा छोटा भाई है वो गलत हाथों में खेल रहा है। वीरेश, आपने कहा कि पुलिस ने, जब आप बॉर्डर पर थे तो पुलिस ने आपसे तरह तरह के सवालात किए, और इससे पहले जब आप कभी इस तरीके से दोनों देशों में आए गए तो कभी आपको इस बात का सामना नहीं करना पड़ा। ये एक फर्क आया है पहले से और अब में। बाकी तो लोगों की मूवमेंट सामान्य ही दिखाई दे रही है, लेकिन नेपाल की अथॉरिटीज, वहां की पुलिस का व्यवहार बदला हुआ है, ये बिल्कुल साफ है। वीरेश, शासन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के इशारों खिलाफ। ठीक है, किन्हीं वजहों से कुछ तकनीकी कारण है, आपको बहुत स्पष्ट हम नहीं देख पा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, अजीत सिंह और वीरेश पांडे, इन सीधी तस्वीरों के लिए, इन जीवन तस्वीरों के लिए, और ये बताने के लिए कि सीमा पर हो क्या रहा है। भारतीय सैनिकों के लापता होने पर सेना का बयान आया। इसी बीच में बड़ी खबर, कोई भारतीय सैनिक लापता नहीं, ये सेना ने साफ कर दिया। निहत्थे सैनिकों के बयान पर विदेश मंत्री का जवाब आया है। उन्होंने कहा कि ड्यूटी पर हमेशा सैनिक हथियार के साथ रहते हैं। एस जयशंकर हैं भारत के विदेश मंत्री इस वक्त, वो विदेश सेवा के अधिकारी भी रहे हैं मंत्री बनने से पहले, और उन्होंने बहुत साफ कहा है कि सैनिक बगैर हथियार के नहीं रहता है सीमा पर। लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब झड़प हुई तो हथियार का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि ये संधि है भारत और चीन के बीच में, ये कहना गलत होगा कि भारतीय सैनिक बगैर हथियार के थे, लेकिन उस संधि का पालन किया जा रहा था। और उन्होंने कहा है कि ड्यूटी पर हमेशा हथियार के साथ रहते हैं सैनिक। एक बात उन्होंने और स्पष्ट की है कि कोई भारतीय सैनिक लापता नहीं है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास है। चीन के खिलाफ सरकार का एक और बड़ा फैसला सामने आया है। रेल मंत्रालय ने चीनी फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया है। चीनी फर्म को 471 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। कानपुर में दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन का टेंडर था। टेलीकॉम सेक्टर के बाद रेलवे ने यह बड़ा कदम उठाया। चीनी उपकरणों को इस्तेमाल से हटाने के भी निर्देश दिए गए। बड़ी खबर। भारत सरकार का बड़ा फैसला,
टेलीकॉम सेक्टर के बाद अब रेलवे ने कदम उठाया है और चीन की एक कंपनी को, एक फर्म को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उसको रद्द कर दिया है। बड़ा फैसला चीन के खिलाफ। चीनी फर्म के साथ एक अनुबंध को रद्द कर दिया गया है। 471 करोड़ रुपए का यह कॉन्ट्रैक्ट था चीनी फर्म के पास भारतीय रेल का। कानपुर में दीनदयाल उपाध्याय रेलवे सेक्शन का टेंडर था ये, इसे रद्द कर दिया है भारतीय रेल ने। और सीमा पर तनाव बरकरार है। एबीपी गंगा के संवाददाताओं की भी नज़र बॉर्डर की गतिविधियों पर बनी रहेगी। एक बार फिर आप मेरे साथ राजनीति में रात के 8 बजे हम लोग जुड़ेंगे वीरेश पांडे और अजीत सिंह राठी के साथ और दिखाएंगे कि रात के वक्त सीमा पर क्या दृश्य होता है, क्या गतिविधियां हो रही हैं। ये तमाम चीज़ें हम आपको रात के 8 बजे राजनीति में दिखाएंगे। मेरे साथ आप ज़रूर देखिए उसको। और इसी बीच में एक बड़ी खबर, बड़ी खबर, राम मंदिर पर चीन से विवाद का असर पड़ेगा। मंदिर के औपचारिक शिलान्यास में देरी हो सकती है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने संकेत दिए हैं। चंपत राय ने कहा है कि हालात पर निर्भर करता है शिलान्यास, पहले देश की रक्षा, बाद में मंदिर निर्माण पर फैसला। ये स्पष्ट किया है राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के अध्यक्ष चंपत राय। चीन से जो तनाव चल रहा है चीन के साथ भारत का, उसका असर राम मंदिर के शिलान्यास पर पड़ सकता है, निर्माण पर पड़ सकता है। और ये किसी और ने नहीं बल्कि खुद चंपत राय ने स्पष्ट किया है, ये कहते हुए कि पहले देश है फिर बाद में मंदिर निर्माण पर फैसला लिया जाएगा। ये भी उन्होंने कहा है कि हालात पर निर्भर करता है शिलान्यास। बड़ी खबर, भारत और चीन के बीच बड़े तनाव का असर, जैसा कि हमने आपको बताया, राम मंदिर निर्माण पर भी पड़ सकता है। इसके संकेत चंपत राय ने दिए हैं और उन्होंने कहा है कि देश की सीमाओं की रक्षा पहला कर्तव्य है, यानी राम मंदिर के औपचारिक शिलान्यास की तारीख पर फैसला बाद में लिया जाएगा। इसकी जानकारी ट्रस्ट की वेबसाइट पर लोगों को मिल जाएगी। पत्थरों की सफाई को लेकर उन्होंने साफ किया कि पत्थरों पर पानी जमा होने के कारण फंगस लग गया है, उसी की सफाई की जा रही है। लेकिन श्री राम मंदिर का निर्माण देशकाल परिस्थितियों को देखते हुए आगे किया जाएगा। हम आपको फिर याद दिला दें कि चतुर्मास से पहले 2 जुलाई को राम मंदिर का औपचारिक शिलान्यास करने की तैयारी चल रही थी और पीएम मोदी की मौजूदगी में औपचारिक शिलान्यास कराने की तैयारी चल रही थी। पीएम को निमंत्रण भी भेजा गया था और खबर यह भी थी कि पीएम औपचारिक का शिलान्यास समारोह में शामिल होने की हामी भी भर चुके हैं। लेकिन चीन से विवाद के बाद बदली हुई परिस्थितियों में औपचारिक शिलान्यास समारोह की तारीख के लिए अभी कुछ दिन और इंतजार करना होगा। मुख अपना मस्तक नमन करता हूं जिन्होंने भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो अपने सीने पर गोली खाते हैं, रक्षा करते हैं, उन्हें सूर्यलोक प्राप्त होता है। परमपिता परमात्मा उन वीर सपूतों के परिवारों को धैर्य और शक्ति दे, ये मेरा पहला निवेदन है। देश गंभीर परिस्थितियों का सामना कर रहा है। देश के सम्मान की रक्षा अर्थात देश की सीमाओं की रक्षा
ये प्रत्येक नागरिक का, देशभक्त नागरिक का पहला कर्तव्य है, बाद में कुछ और। इसको सबको ध्यान में रखना चाहिए, सब ध्यान रखते भी हैं। इसलिए देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जैसा उपयुक्त समय होगा, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के प्रारंभ के संबंध में आपको अधिकृत सूचना हमारी वेबसाइट और ईमेल से प्राप्त होगी। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वेबसाइट की शुरुआत कर दी गई है। वेबसाइट में राम मंदिर के निर्माण से जुड़ी हर जानकारी उपलब्ध होगी। आने वाले दिनों में राम मंदिर की वेबसाइट पर भक्तों को रामलला की ऑनलाइन आरती के दर्शन भी होंगे। वेबसाइट पर अयोध्या के मंदिरों, राम की महिमा, जिले की विकास योजनाओं, मंदिर के रास्ते और जानकारियां, परिवहन सेवाएं, होटल और धर्मशालाओं की भी जानकारी दी गई है। भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण को लेकर जो तमाम योजनाएं हैं वो शुरू हुई हैं, उसी तरीके से अब वेबसाइट की भी शुरुआत कर दी गई है। अयोध्या में कल उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी ने इस वेबसाइट की शुरुआत की, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। इस वेबसाइट के जरिए उन लोगों तक अयोध्या और अयोध्या के भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी की जुड़ी हर उस जानकारी को पहुंचाने की कोशिश की गई है, जिससे लोग कहीं पर भी हों लेकिन अपने राम से जुड़े रहें, अयोध्या से जुड़े रहें। अगर इस वेबसाइट की बात करें तो अगर ये उन्होंने अयोध्या के बारे में दिया गया है कि कौन कौन सी, अगर आप अयोध्या आते हैं तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे छोटी देवकाली का मंदिर है, हनुमान गढ़ी है, कनक भवन है, उसका छोटा सा अंग्रेजी में डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है, उसका पूरा विवरण दिया गया है। मणि पर्वत है, नागेश्वरनाथ मंदिर है। इस तरीके से अयोध्या के वो तमाम अन्य भगवान राम की जन्मस्थली के अलावा जो अन्य जो पर्यटन स्थल हो सकते हैं, जहां पर लोगों को धार्मिक आस्था होती है, जहां पर जाना चाहिए, उस उद्देश्य से ये तमाम जानकारी इसमें दी गई है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो अगर अयोध्या में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी पूरा ब्यौरा दिया गया है कि अयोध्या की रामलीला होती है, अयोध्या में रामनवमी जब होती है मार्च और अप्रैल के महीने में, चैत्र के पक्ष में, उस वक्त पर किस तरीके के मेला आयोजन होता है, रामायण मेला का आयोजन किया जाता है, श्रावण महीने में झूला मेला लगता है। ये तमाम ऐसे छोटे छोटे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं जो अयोध्या की पहचान है और इस पहचान से भगवान राम की कहीं ना कहीं यादें जुड़ी होती हैं। कैमरा पर्सन मेहदी हसन के साथ संतोष कुमार, एबीपी गंगा। इस खबर के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का।